नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। साल 2023 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है, वह भी शरद पूर्णिमा के दिन। ये चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि में लगेगा, जहां 29 अक्टूबर को देर रात 1:06 पर शुरू होगा और देर रात 2:22 पर खत्म भी हो जाएगा। चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा और खास बात यह है कि चंद्र ग्रहण को भारत में भी देखा जा सकेगा। अब ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हम जानेंगे हमारे साथ मौजूद ज्योतिषों से। तो आज देखिए, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण जो है वो 28 अक्टूबर यानी आज लगने जा रहा है और ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान भी होगा, यानी भारत में नजर आएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारतीय समय अनुसार इसका समय भी बताया गया है, जो कि रात 1:06 पर चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा और 2:22 पर चंद्र ग्रहण जो है वो खत्म होगा। विशेष बात यह है कि पूरे देश में चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा और सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो है वो 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा, यानी अब से कुछ ही देर के बाद सूतक काल भी शुरू होने वाले हैं। लेकिन आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो आम इंसान हैं, उन्हें चंद्र ग्रहण के दौरान क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, तो इस लिहाज से किन राशियों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और किन राशियों को क्या मंत्र जपने होंगे चंद्र ग्रहण के दौरान। क्या चंद्र ग्रहण में हमें सोना चाहिए, क्या अशुभ होगा, चूंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है तो इसे खास तौर पर शुभ नहीं माना जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे सनातन में शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है, लेकिन चंद्र ग्रहण के दौरान ना तो हम कुछ बना सकते हैं, ना तो हम कुछ खा सकते हैं। ऐसे में हमें क्या करना होगा, किस तरीके से खीर बनानी होगी और मंदिर के जो कपाट हैं वो भी सूतक काल में ही बंद हो जाएंगे। ऐसे में पूजा पाठ यानी रात में 1 बजे के बाद चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले 9 घंटे पहले जो है सूतक लग जाएगा। तो सूतक में भी क्या हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, घर में किस तरीके से हमें रहना होगा, गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, जरूरतमंदों को दान भी करें। ये हम आपको दो चीजें दिखा रहे हैं जिसमें चंद्र ग्रहण में हमें क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो पेट पर गोबर लगा लें, जरूरतमंदों को दान करना ना भूलें और कोई भी शुभ कार्य करना नहीं चाहिए चंद्र ग्रहण के दौरान। और आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद महाराज जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत दिव्यानंद महाराज जी मैं आपके साथ ही करूंगी, क्योंकि चंद्र ग्रहण आज साल का आखिरी लगने जा रहा है। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि सूतक काल जो है वो 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। तो चंद्र ग्रहण का पहले तो आप समय बताइएगा, सूतक काल 9 घंटे पहले लगेंगे, तो उस दौरान क्या सूतक काल अभी लग चुके हैं और कब लगेंगे, पूरी जानकारी। जी, सबसे पहले सभी को अभिनंदन, नमस्कार। नमस्कार। सूतक काल से प्रारंभ करता हूँ। ये सभी को ज्ञात होनी चाहिए कि सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व, जबकि चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व सूतक लगते हैं। सूतक काल से ही 2-3 कार्य बिल्कुल त्याज्य है, वर्जित है, होनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी खाना पीना, शुद्ध शब्द में कहा जाए समझने के लिए, कुछ भी ग्रहण करना बिल्कुल मना है। और यहाँ से विग्रहों को स्पर्श करना, पूजा कहें तो 2-3 तरह की बात समझनी है। सबसे पहले जब हम पूजा पाठ की बात करते हैं तो सबसे पहला पूजा में हमारा स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, विग्रहों को पूजा करना, उपचार करना, पाठ जाप, यही होते हैं। विग्रहों को स्पर्श नहीं करेंगे। सूतक काल से ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाने चाहिए। जो लोग घर में अपना पूजा स्थान बना रखे हैं, जिस प्रकार से भी वो अपना पूजन स्थल को भी वहां पर्दा लगाकर शयन करा देना है भगवान जी को। कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। किंतु ये सारे नियम जो बताए जा रहे हैं, बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भवती महिलाओं के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। उन्हें छोड़कर ये नियम किया जा सकता है। आज की बात अगर कही जाए तो सूतक काल के ही दौरान मात्र ये विचार करने वाली बात है। जब ग्रहण आधी रात को रहेगा तो उस समय शयन काल रहेगा। उसमें सभी लोग जिन्हें ग्रहण नहीं देखना है, नोइंगली, जानबूझकर, वो तो सोए रहेंगे, उनके लिए कोई बात नहीं। पर मैं सुझाव दूंगा कि जब तक ग्रहण लगा रहे उस बीच जाप करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय तक किया गया जाप हजारों गुना फल ज्यादा, कंपैरेटिवली ज्यादा मिलता है। इसलिए
जाप सभी लोगों को करनी चाहिए। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि किस राशि में क्या प्रभाव है। जिनके साथ थोड़ी नकारात्मक प्रभाव, इन्हें तो निश्चित रूप से करना है और सामान्य लोगों को भी करना चाहिए। ये अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी इस प्रकार की बात है। अभी आता हूँ कि अगर किसी प्रकार के कोई बने हुए भोजन आपके घर पे हैं, उसे पहले समाप्त कर देना चाहिए। अभी 4:05 से सूतक लग जाएगा, यानी अभी से बस 1 घंटे के बाद यहाँ से, इसके पहले कोई भी बने हुए चीजों से समाप्त कर देना है। कुछ सूखे चीज घर पे होते हैं, बिस्किट है या और की प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, वैसे चीजों को डब्बे बंद करके एयरटाइट डब्बे में रखें और उसमें तुलसी दल छोड़ दिया जाए। वैसे छोड़ने से कोई नकारात्मक प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। जब रात को ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद, अब वो तो रात्रि को, अर्धरात्रि में भगवान का स्नान का भी समय नहीं है। जब प्रातः उठते हैं, प्रातः जगकर पूजन के स्थान को, पूजा घर को पूरा साफ सुथरा करना, धोना पोछना, विग्रहों के वस्त्र बदल देना, स्वयं भी स्नान करके आएंगे, वो तो ऑब्वियसली है, वो करेंगे ही। और उसके बाद पूजा करेंगे, दान करेंगे। दान की बात करें तो 2 प्रकार की दान है। एक, जब ये चल रहा होता है ग्रहण, उस समय लोग कुछ मांगने आते हैं, वैसे लोगों को दान दिया जाता है, किसी लाचार व्यक्ति को। लेकिन ग्रहण के बाद, जब अपना स्नान ध्यान करने के बाद 2 प्रकार के दान होंगे। कुछ जो भंगी को इस प्रकार से दान करते हैं, वहां भी चावल, पैसा, द्रव्य रखकर वो दान किया जाता है। और हमारे समाज में ब्राह्मण देवता को मंदिरों में दान देने का विधान है, यानी सीधा भी करते हैं कुछ लोग उसे। तो उस प्रकार के अनाज है, द्रव्य है, वस्त्र है, जो सब्जियां हैं, ऋतु फल है, ये भी दान करने का विधान है। इन चीजों को दान किया जाना चाहिए। आपने एक सही बात बताया कि गर्भवती स्त्री के लिए यदि पेट के ऊपर वो गोबर लगा ले और किसी प्रकार का कुछ भी काट छाट न करे, कुछ स्त्री तोड़ना, तिनके तोड़ना, धागे तोड़ना, सुई धागा का काम करना, कैंची चाकू का किसी प्रकार से कार्य करना, ये नहीं करना चाहिए। वो सीधी लेटी रह सकती है, बैठे बैठे। बहुत अच्छा होगा कि किसी प्रकार का जाप करे। ठीक है, ठीक है, जाप करना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं लौटूंगी दिव्यानंद महाराज जी आपके पास, और एचएस रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रावत जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है, चूंकि सूतक काल देखिए 4 बजे से शुरू हो जाएगा, 2:22 तक चंद्र ग्रहण लगा रहेगा। अब ऐसे में जैसा कि दिव्यानंद महाराज जी ने बताया कि सूतक काल में भी हमें भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो ऐसे में लोग क्या करें जिन्हें भूख लग जाती है, जो लोग नहीं भूखे रह पाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वक्त रहेगा 9 घंटे का, और उसके बाद 2:22 पर चंद्र ग्रहण खत्म होगा। ऐसे में वो लोग क्या करें? और सबसे खास बात यह कि चंद्र ग्रहण से पहले कौन से काम निपटा ले जो हम उस दौरान ना करें। चित्रा जी, मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, सूतक काल जो होता है वो 9 घंटे पहले इसलिए लगता है कि जैसे ही पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आनी शुरू होती है तो उसकी शैडो का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर आना शुरू हो जाता है, और वायरस जो होते हैं, बैक्टीरिया, जिनको कंट्रोल करती है पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य की रोशनी, वो नहीं हो पाती है। तो इसलिए 9 घंटे पहले हमारे वातावरण के अंदर स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, तनाव आना शुरू हो जाता है पृथ्वी के ऊपर। उसका ग्रेविटी फोर्स जो है ना, वो स्ट्रेस में आना शुरू होता है। यानी जैसे ओजोन परत है पृथ्वी के चारों तरफ, वो ओजोन परत है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होनी शुरू होती है। और इसलिए जब सूतक काल होता है उससे पहले, अभी 4:05 से पहले, जिनको अगर भूख लगती है, वो जो खाना बनाते हैं या कोई आप दूध रखते हैं या कोई ऐसी चीज रखते हैं, उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके रखें। उससे ये रहेगा कि उसमें बैक्टीरिया नहीं पनपेगा। मान लो छोटे छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या कोई बीमार आदमी है, उसको अगर लिक्विड डाइट कुछ देनी है, तो आप उस समय पर वो पत्ते डाल कर रखेंगे, तो जो वायरस बनता है, बैक्टीरिया जो बनता है उसमें सूतक काल के अंदर या ग्रहण के काल में, वो नहीं बनेगा। उसको आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो भी काम आपके दैनिक कार्य हैं उनको जरूर निपटा लें, और जो गर्भवती महिलाएं जिनके दैनिक कार्य होते हैं उनको निपटा लें। घर के कामों को सबको खत्म कर लें, कि मान लो बहुत सारे किचन में बर्तन साफ करने होते हैं या कुछ भी सफाई करनी है, वो कर लें। क्योंकि अगर ग्रहण काल में जब कोई काम करते हैं आप, या सूतक काल में कोई भी काम करते हैं, तो बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत डाउन पे हो जाता है। गर्भवती महिलाओं का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, और इस समय हमारी पृथ्वी के ऊपर भी एनर्जी लेवल डाउन रहता है।
क्योंकि जो चंद्रमा की रोशनी की वजह से पृथ्वी की जो ओजोन परत है मजबूत रहती है, ग्रेविटी फोर्स वो डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से उन चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई काम ना करें, हार्ड वर्क ना करें। अगर हार्ड वर्क करेंगे तो बच्चे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। और जो हमारे पालतू जानवर हैं, जो गर्भवती जानवर हैं पालतू, उन पे भी ये खास ध्यान रखना पड़ेगा। और जो भी काम निपटाने के बाद में इन 9 घंटों के अंदर जब ग्रहण काल शुरू होता है या स्पर्श होता है, उस समय आप हवन की शुरुआत कर सकते हैं, उस समय पर मंत्र जाप कर सकते हैं। और ये खास ध्यान रखना है, मंत्र जाप जब करें तो आप सफेद कपड़े पहन करके बने, सफेद कपड़े पहन लें या पीले वस्त्र पहने, क्योंकि इस ग्रहण में गुरु और चंद्रमा की युति है। तो गज केसरी एक योग बना हुआ है, और गज केसरी योग कोई कमजोर योग नहीं है ये, क्योंकि मेष राशि से भाग्येश होकर के चंद्रमा के साथ में बृहस्पति बैठा है, और राशि के अंदर पूर्व दिशा में उसको स्थान बल भी मिलता है और दिशा बल भी मिलता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि खंडित गज केसरी योग है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पीले वस्त्र या सफेद वस्त्र पहन के अगर मंत्र जाप करते हैं तो चंद्रमा मजबूत रहेगा आपका। और साथ में अगर अपने आसपास अगर आप थोड़ा सा पानी, गंगा जल का या कोई भी चांदी के बर्तन में पानी रखते हो, तो उससे जो नेगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर आएगी वो पानी के अंदर टिप हो जाएगी, और आपके ऊपर ग्रहण का जो राहु के साथ युति चल रही है उसका नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर कम आएगा। और उस समय 2 मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बाई बर्थ अगर चंद्र राहु का, चंद्र शनि का, चंद्र केतु का या अमावस्या का जन्म है आपका, तो उस समय आपको चंद्रमा को बलवान करना है। खास ध्यान करना है कि इस ग्रहण काल के बाद आप दूध या गंगा जल का स्नान करें मिला करके, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुलसी पत्ते डाल के करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, और बाद में उन कपड़ों को आप दान कर दें। लेकिन सफेद चीजों का समय दान नहीं करना, आपको ये ध्यान रखें। बहुत सारे ज्योतिषी आपको बोलेंगे कि चंद्रमा की सफेद चीजें दान कर दो, दूध दही दान कर दो, खीर दान कर दो, आप सफेद कपड़े दान कर दो, चावल दान कर दो। उससे क्या है कि चंद्रमा ग्रहण में है, चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा जब कमजोर है तो हमारे शरीर के अंदर मन कमजोर है, और मन मजबूत होगा तो चंद्र मजबूत होगा। तो ग्रहण में चंद्रमा कमजोर ना हो, इसलिए सफेद चीजों का भी आपको इस्तेमाल ज्यादा करना है, उनका दान नहीं करना। अब ग्रहण किसकी वजह से लग रहा है? राहु की वजह से। राहु की चीजों का आप दान कर सकते हैं, नीली चीजों का दान कर सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि भी इस ग्रहण के ऊपर है, तो काली चीजों का दान कर सकते हैं। तो खास ध्यान रखना है, कोई भी चीज ऐसी ना करें जिससे शारीरिक ताकत लगती हो। मंत्र जाप करते रहें। मंत्र 2 तरीके से करने, एक आपको मंत्र करना है चंद्रमा का, उसके अंदर आपको चंद्र की एनर्जी को अंदर आपको इनहेल करना है। और राहु के मंत्रों का जाप इस प्रकार से करना है कि आपकी जो ऑरा है उससे बाहर चला जाए। तो इसमें आगम और निर्गम 2 प्रकार के मंत्र होते हैं। तो चंद्रमा का आगम करना है और राहु का निर्गम करना है, तो आपको निश्चित तौर पर इसमें लाभ मिलेगा। चित्रा जी, ठीक है, ठीक है। पंडित डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीपी शास्त्री जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत ज्यादा लोगों को ये मन में सवाल रहता है कि आखिरकार चंद्र ग्रहण लगता क्यों है, और चंद्र ग्रहण लग रहा है तो इसमें वो कौन सी राशियां होंगी जो सबसे ज्यादा कष्टकारी होंगी, तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी उन राशियों के बारे में भी। देखिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता ही है। पृथ्वी का जो संसार का या ज्योतिष का जो चक्र है, उसके साल में कई बार सूर्य और चंद्रमा की ग्रहण की युति बनती है। कभी कभी भारत में, कभी कभी पूरे विश्व में। ये ग्रहण भारत में पहला ग्रहण है चंद्र ग्रहण। लगता क्यों हुए तो बहुत बड़ा इसका प्रश्न है। तो देशी बता दें, पृथ्वी की, सूर्य की जो कक्ष है, जो दुनिया है, इसके बीच में राहु केतु की जो चलने की डिग्री है, 180 डिग्री के डिस्टेंस में चलते हैं। उसके बीच में जब ग्रहों का योग बनता है, ग्रहों की गति आती है, तब एक ग्रहण का उदय होता है, प्रादुर्भाव होता है। बल्कि ये ग्रहण में राशि में लग रहा अश्विनी नक्षत्र में, तो मेष राशि की कंट्री, मेष राशि के लोगों के लिए ग्रहण थोड़ा कष्टकारी रहेगा। तो उसमें बृहस्पति भी है, राहु भी है और चंद्रमा भी है। बल्कि सूर्य नीच का है तुला में। 14 अक्टूबर से 14 नवंबर तक स्थिति ग्रहण की ठीक नहीं है। ग्रहण के पूर्व से ही देखिए, आज 23-24 दिनों की लड़ाई झगड़ा फसाद सब चल रहा है। अब ग्रहण के बाद भी 15 दिन तक इसका प्रभाव रहेगा। इससे होता है कि मंगल और केतु
राहु, सूर्य, चंद्रमा सबकी अगर हम स्थिति राशियों के हिसाब से देखें तो केतु अभी चित्रा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है और मंगल के राशि में ग्रहण लगा हुआ है अश्विनी के नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, तो कहीं से ठीक नहीं होता, बल्कि मन की शांति और मन में पॉजिटिव वाइब्रेशन व्यक्ति को रखना चाहिए, भयभीत ना हो। तो भय बनाएंगे तो मन कहीं ना कहीं घबराएगा। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव मेष राशि और तुला राशि वालों के लिए है। ये सब सप्तम योग में बना है, क्योंकि एक में लगा है और एक सातवीं राशि इसको देख रहा है। इस राशि के लोग, इस राशि की कंट्री कहीं ना कहीं बड़ी अशांत रहेगी और पूरा अस्तित्व जो है ना एक अशांत के दायरे में घूम रहा है या प्रशांत, कोई किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सबकी बुद्धि का संचालन चंद्रमा करता है और चंद्रमा के ऊपर ही ग्रहण लग रहा है। तो चंद्रमा की शांति होनी चाहिए। चंद्रमा की शांति गणपति अथर्व शिव से, भगवान शिव के मंत्र के जप से, रामचरित मानस के सुंदर कांड के पाठ से, अन्यथा नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी की उपासना से कभी किसी मंत्र को जब तप आप करें ग्रहण काल में तो आपकी शांति की प्राप्ति होगी। अन्यथा आपकी कुंडली में ग्रह का कोई दोष है, उस दोष का निवारण होगा। ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा जो रात में 1:05 से 2:24 तक भारत में है। ठीक है। मेष और तुला राशि पर कहीं ना कहीं इसका चंद्र ग्रहण का असर देखा जाएगा, लेकिन क्या कोई उपाय रहेगा इन दोनों राशियों के लिए जो उन्हें चंद्र ग्रहण के दौरान करने होंगे? उपाय कहें, मंगल के मंत्र के जप कर सकते हैं। चंद्रमा का लघु मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं सा चंद्रमसे नमः। मंगल का मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं सा भुवनाय नमः। भगवान विष्णु का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम धरणीधराय नमः। ये सब लघु लघु मंत्र हैं, इसके जप करने से शांति होगी। तुला राशि वालों के लिए दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। ओम मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विजय यामी तेतांसी देवी भगवती हिंसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रकृति। जो भगवती बलाधिष्ठात्री है, धनाधिष्ठात्री है, विद्याधिष्ठात्री है, परम्पा जगदम्बिका के मंत्र के जप करें, क्योंकि चंद्रमा के जो देवता है ब्राह्मण है। ठीक है, देवता ब्राह्मण है, इसीलिए उस मंत्र को जप करने से शांति की प्राप्ति होगी। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चंद्र ग्रहण को देखना चाहते हैं, तो ऐसे में आपसे समझना चाहूंगी कि क्या वाकई में चंद्र ग्रहण को हमें करीब से देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? और उस दौरान जैसा कि डीबी शास्त्री जी ने मंत्र का जिक्र किया है, लेकिन वो मेष और तुला राशि के लिए है, लेकिन अगर हम जाप का मंत्र का जिक्र करते हैं तो वो कौन से मंत्र होंगे जो हम सभी को करना होगा जब से चंद्र ग्रहण लग जाएंगे? देखिए, सबसे पहले एक कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक भय का भी वातावरण बना रहा है पहले ग्रहणों के नाम पर। ये खगोलीय घटना है, ये बहुत नेचुरल फेनोमेना है, ये किसी प्रकार के भयाक्रांत और किसी प्रकार के संशय की बात होनी नहीं चाहिए। मैं तो बोलूंगा कि इंजॉय करना है, बच्चों को भी समझाने की आवश्यकता है ग्रहण क्यों लगता है, कैसे लगता है। रही देखने की बात, अभी जब बता रहे कि नंगी आंखों से न देखे, चश्मा लगा ले, काला चश्मा या किसी प्रकार के फिल्म से एक्सरे का फिल्म वगैरह होता है, उससे भी देखा जा सकता है। और किसी थाली में जल रख दे और उसकी परछाई की तो बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो अपना इंजॉय भी कर लिया, देख लिया, डरने की बात नहीं। मंत्रों की बात करें तो मैं बड़ा सरल ढंग से बताना चाहूँ कि देखिए, हमारे दर्शक में बहुत लोग हैं जिनका उच्चारण सही नहीं हो, संस्कृत के नाम से भागते हैं, डरते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, लेकिन अधिकार सभी को है करने का। तो सबसे अच्छा है यदि किसी ने दर्शकों के बीच में अगर कोई गुरु दीक्षा ले रखी है तो जो भी आपके गुरु मंत्र है, तो गुरु मंत्र हमेशा सारी जगह में चलना है। तो गुरु मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें। अब महामृत्युंजय भी 3 प्रकार के होते हैं, जो आपको सुलभ हो। गायत्री मंत्र का जाप करें। और जैसा अभी आदरणीय रावत जी ने बताया कि चंद्रमा पे लग रहा है, तो चंद्रमा का मंत्र जाप करना इसमें सबसे उत्तम, चाहे वो किसी भी राशि के हो। आप जिस राशि के जातक हो, ओम श्रांग श्री श्रौंग चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, या चंद्रमा के अधिष्ठाता देव बाबा शिव हैं, भोलेनाथ, तो बाबा शिव जी के देवाधिदेव महादेव जी का भी मंत्र, कुछ पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय का जाप भी आपके लिए पर्याप्त है। और वैसे इसके अतिरिक्त देखा गया, जो सभी लोग जानते होंगे या समझ लें जितने दर्शक हैं, अपनी राशि के, प्रत्येक राशि के अपनी अपनी राशि के लिए होते हैं मंत्र, वो राशि का भी जाप कर सकते हैं अपना अपना, किंतु सर्वसुलभ है कि महामृत्युंजय करें, गायत्री मंत्र करें या सुंदरकांड का पाठ करें, सभी लोग मिलकर एक साथ सामूहिक भी करें, बहुत अच्छा होगा। बच्चों को ठीक है, मैं रोकूंगी इस बीच महाराज जी, आपको रोकूंगी क्योंकि वाराणसी से तस्वीर आ रही है, चूंकि सूतक काल लगने वाले हैं 4 बजे से, लेकिन उससे पहले दिन में ही गंगा आरती जो है उसे संपन्न कराया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीर वाराणसी से आ रही है। हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन उससे पहले 9 घंटे पहले सूतक जो है वो भी 4:05 पर लगने वाला है। इसीलिए गंगा आरती जो है वो दिन में ही कराई जा रही है। और अब सीधा मैं एच.एस. रावत जी आपके पास आऊंगी। रावत जी, अब जैसा कि बताया गया कि कोशिश करें कि हमें नहीं सोना चाहिए चंद्र ग्रहण के दौरान, और कोशिश करें कि हम नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण को ना देखें, चश्मा पहन लें। लेकिन अब यह है कि 9 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि शरद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण पर इसका संयोग बना है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि ये शुभ नहीं होता है, तो खीर बनाई जाती है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। तो शरद पूर्णिमा को ध्यान में रखकर खासकर हमें क्या करना होगा? खीर बनाना है तो उसको हमें कैसे उसका उपयोग करना होगा, कैसे छत में रखना होगा, इसके बारे में जरा बताइए। बिल्कुल चित्रा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं बड़े आराम से साइंटिफिक इसका जवाब दूंगा। पहले तो मैं खीर वाली बात बता देता हूँ। शरद पूर्णिमा पर, और वैसे भी हमारे यहाँ पर अमावस्या और पूर्णिमा, हर अमावस्या को आज भी गांवों में और हर पूर्णिमा को खीर बनाने का विधान है। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने का विधान है और वो ओपनली छत पर रखी जाती है बना करके, या किसी का खुला आंगन है वहां रखी जाती है। उसका वैज्ञानिक आधार यह है कि शरद पूर्णिमा को जो चंद्रमा होता है वो अमृत फेंकता है, अमृत थ्रो करता है, और वो अमृत उस खीर में आ जाती है। और जब उसको घर के लोग खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर अमृत की मात्रा बढ़ती है और विष की मात्रा कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। तो ऐसे ही हर पूर्णिमा के और अमावस्या के दिन, क्योंकि चंद्रमा अनबैलेंस होता है, और जब आप अमृतमयी खीर को खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर वायरस और एनर्जी लेवल बैलेंस हो जाता है। अभी पूर्णिमा के दिन क्रोध ज्यादा आता है, अगर आप उस खीर को खाते हैं तो आपका शांति होगी। अमावस्या के दिन आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डाउन आ जाता है, आप उसको विटामिन के तौर पे ज्यादा खाएंगे तो आपको आलस नहीं आएगा। तो इसलिए जो आज के दिन हैं, अब तो खीर बना नहीं सकते आप, क्योंकि खीर अगर बना करके आप उस समय रखेंगे छत के ऊपर तो वो तो उस समय आज जो है वायरस आएगा, आज बजाय अमृत के वो विष फेंकेगा, और विष अगर खीर में आएगा तो खीर में फूड पॉइजनिंग होगी। इसलिए खीर ना बनाए, और अगर बना भी लिए तो उसमें तुलसी के पत्ते तादाद ज्यादा हो वो डाल के रखेंगे तो ठीक है, और उसको बंद करके रखें, फ्रिज में रखें, ओपनली ना रखें। अगर ओपनली रखेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी, कि चंद्र ग्रहण के जो समय होता है कि उसके अंदर अभी जैसे आरती हो रही है, आरती पहले कर रहे हैं क्योंकि बनारस में और 15-20 मिनट पहले वहां पर सूतक लग जाएगा वहां के लोकल टाइम के हिसाब से। ऐसी कंडीशन के अंदर इसका एक वैज्ञानिक आधार होता है ग्रहण का। इसको आपने बोला कि चश्मा लगा के देखना चाहिए या थाली में देखना चाहिए इसको। ये जो इम्प्लीमेंट होता है ये होता है सूर्य ग्रहण में, क्योंकि सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखा जाता, क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और आंखों को डैमेज कर देती है, रेटिना वगैरह को। चंद्र ग्रहण में शीतलता होती है तो इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं करता, और उसको आप ओपनली आंखों से देख भी सकते हैं, बिना चश्मा के भी देख सकते हैं। और अगर आप प्रिकॉशंस के तौर पे लेते हैं तो थाली में आप लगा करके भी पानी डाल करके देख सकते हैं। लेकिन मोस्टली रात में चंद्रमा को देखने के लिए हमें काले चश्मे की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं हो पाती है। इसलिए इन ग्रहणों का चित्राजी वैज्ञानिक आधार होता है और उसके आधार पर ही हमें इसको समझने की जरूरत होती है। हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल, या जितने भी जीव है जो गर्भ से हैं, चाहे वो गाय है, भैंस है, बंदर है, कुत्ता है, कोई भी है, उनके ऊपर जरूर इसका प्रभाव आता है, और नेचर के ऊपर भी प्रभाव आता है। गेहूं चावल के ऊपर भी जो फसल है, पेड़ पौधे हैं जो फल दे रहे हैं, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव आता है। इसलिए देखिए, बगीचे के अंदर फल लगे होंगे तो वहां पर जो माली होता है उसका उपाय करता है, हर पेड़ पौधे के ऊपर कहीं ना कहीं गेरुए रंग के
जो गेरुआ होता है उसको लगाता है, गाय भैंस की जो बैक होती है, पुट्ठे होते हैं, उनके ऊपर गेरुआ लगाया जाता है। उन चीजों का जो नेगेटिव एनर्जी है वो इनपुट ना करे। और पूजा पाठ के लिए हमें जरूर इसमें ध्यान रखने की इसलिए जरूरत होती है कि जब आप मंत्र जाप करेंगे, और मंत्र जाप करने से एनर्जी लेवल हाई होता है, आपका अंदर की प्राण शक्ति बढ़ती है। जब प्राण शक्ति अगर आपकी बढ़ेगी तो ऊपर से जो एनर्जी कम आ रही है उसका सप्लीमेंट हमारा मंत्रों से अंदर से हो जाता है। आप अपने अंदर की ऊर्जा को अगर आप बढ़ाएंगे तो ऊपर से जो हमारी चंद्रमा की ऊर्जा कम आएगी वो उसको बैलेंस करेगी। इसलिए यहाँ पर ऋषियों ने कहा है कि इस समय पर सबसे ज्यादा मंत्र जाप करने चाहिए। अब एक और वैज्ञानिक आधार में बता देता हूँ, दूसरे टीवी चैनल पर भी थे हम और शास्त्री जी, वहां समय नहीं मिल पाता, ज्यादा बड़ा चैनल था तो इस वजह से वहां वो बात नहीं बता पाया। मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप मंत्र जाप करते हैं, इस समय मंत्र जल्दी से सिद्ध होता है। वो सिद्ध होने का कारण एक वैज्ञानिक आधार ये होता है कि हमारी ओजोन पड़ता है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट आता है और पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स लाइट हो जाता है। और जब ग्रेविटी फोर्स लाइट होता है तो हमारी ध्यान की विधि बहुत जल्दी ऊपर जाती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं पर जाकर के ध्यान लगाते हैं कि वो बहुत सारा जो प्रेशर होता है ग्रेविटी फोर्स को क्रॉस कर चुके होते हैं। इसलिए ध्यान इस समय सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, मंत्र जाप भी इसमें प्रोमिनेंट है, तो निश्चित तौर पर सभी को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है। और डीपी शास्त्री जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि चंद्र ग्रहण देखिए लग रहा है जो कि दृश्यमान भारत में भी होगा, देश में दिखेगा, लेकिन इसका असर देश में कितना ज्यादा होगा? देश दुनिया की अगर हम बात करते हैं, चूंकि आखिरी चंद्र ग्रहण है साल का, तो इसका कितना सबसे ज्यादा असर आप देखते हैं इस बार चंद्र ग्रहण का? देखिए, ग्रहण का प्रभाव जो है ये तो रहेगा, ग्रहण के प्रभाव पूरे भूमंडल पे है और इसका प्रभाव लगा रहेगा। बल्कि इससे सबसे बड़ी ये चीज है, इससे सावधानी रखें, अपने सिस्टम में, जीवन में, लाइफ में भयभीत ना हो और गुरु मंत्र के जप करें, तपस इत्यादि गीता के पाठ करें। इससे जनमानस का कल्याण होगा और घर परिवार में, अन्यथा आपके जीवन में सबके लिए एक शांति का संदेश मिलता है। चंद्रमा मन का कारक है, अपने माता पिता के सेवन करें, तीर्थों में आस्था रखें, तीर्थों के प्रति समर्पण रहें, सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। जो व्यक्ति धर्म के आचरण करता है, धर्म के रहता है, उसके कोई ग्रह या जीवन में इस तरह का ग्रहण जो कभी नुकसान नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। समय मेरे पास कम, मैं माफी चाहूंगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण जो है वो रात 1:06 से शुरू हो जाएगा, लेकिन 9 घंटे पहले सूतक काल यानी 4:05 पर लगने वाले हैं, जिसके बाद आपको खास ध्यान रखना होगा। यानी ना ही देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करना होगा, ना ही खाना आप खा सकते हैं। तमाम चीजों का जिक्र आज ज्योतिषाचार्यों की ओर से किया गया है। फिलहाल चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।